अंदर क्यों बैठे हो गुप चुप, अब न बातें होंगी चुप चुप, क्यों ना आज कहते हो, क्यों ना आज कहते हो कि सुन लो, कि सुन लो, कि सुन लो गुड़गांव की आवाज, क्यों ना आज रहते हो, कि सुन लो गुड़गांव की आवाज, क्यों ना आज कहते हो। डॉक्टर से मुलाकात होगी, रहेंगी संग नर्स बहना बहना बहना। ना मैं झिझकू न पिया झिझकेंगे, चाहती चौकी है जाना जाना जाना। सब सुनाएंगे अपनी कहानी, अपने साथ है चाची सयानी। सैया जी के राज खुलेंगे, चटनी के स्वाद मिलेंगे। चाहत चौक चलते हैं, वो चाहत चौक चलते हैं, वो चाहत चौक चलते। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूँ शर्मिला, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम चाहत चौक। और चाहत चौक प्रोग्राम में हम बात करते हैं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में। और 11:01 हो चुके हैं। आज है 27 जनवरी 2025 और आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना नरूला जी। तो डॉक्टर वंदना नरूला जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। थैंक यू जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ने में और आपके क्वेरीज को आंसर करने में। थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो मैम आज हम IVF के बारे में बात करने वाले हैं प्रोग्राम में। तो पहला सवाल डॉक्टर वंदना नरूला जी यही होगा कि IVF क्या है और यह कैसे काम करता है? IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जी, जो कि बच्चा आपके गर्भ में कंसीव ना होके टेस्ट ट्यूब के थ्रू होता है, बाहर शरीर के बाहर कंसीव करते हैं, तो इसी को IVF कहते हैं। और इन लोगों को इसकी जरूरत है जी, जो अपने आप नॉर्मल वे से कंसीव नहीं कर पाते, तो उन लोगों को IVF की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, मैम यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि जो IVF है इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि 1965 में डॉक्टर जोन्स और डॉक्टर एडवर्ड है इंग्लैंड के जी, उन्होंने पहली बार एक अंडे को शुक्राणु से मिला के एक बच्चा बनाया जी। लेकिन पहला बच्चा जो कंसीव हुआ और जो पैदाइश हुई उसका नाम लुइस ब्राउन है जी, और जो जुलाई 25, 1978 इंग्लैंड में हुआ जी। और जो सेकंड बेबी है, आपको ये अचरज होगा कि वो दुर्गा नाम से बच्ची इंडिया में पैदा हुई जी, वो अक्टूबर 3, 1978 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने किया। जी जी जी। तो ये इसकी हिस्ट्री 1965 से शुरू होती है। जी मैम, एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, कहिए क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? मैडम जी, एक लेडीज है उसको कब्जी होती है, तो कब्जी का कोई इलाज है क्या मैडम? सर, हम यहाँ पे आपसे कहना चाहेंगे कि IVF जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर IVF से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप जरूर बताइएगा, फिर हम और डॉक्टर आएंगे तो उनसे आपकी बात कराएंगे, ठीक है? ठीक मैडम। ओके सर। दोस्तों, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और आज हम बात कर रहे हैं IVF के बारे में। तो IVF से जुड़े हुए कोई भी अगर आपके सवाल हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या आपको ज़रूरत है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। हम इस प्रोग्राम में नाम नहीं पूछते, लेकिन आप सवाल IVF से जुड़े हुए करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 11:05 हो चुके हैं। आज है 27 जनवरी 2025। हमारे साथ प्रोग्राम में है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना नरूला जी। तो मैम, हम अगला सवाल जानना चाहेंगे कि IVF की प्रक्रिया क्या होती है? IVF की प्रक्रिया में हम अंडे बनाते हैं इंजेक्शन के जरिए, जो लेडीज को दिए जाते हैं, और वो अंडे जब वो मैच्योर हो जाएं तो उनको शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है जी। फिर उन अंडों के साथ शुक्राणु को मिलाकर बच्चे IVF बाहर लैब में पैदा किए जाते हैं। अच्छा जी। और उनको एम्ब्रियोज को जब वो एक 4 से 8 सेल में हो जाए, बच्चे बनने शुरू हो जाएं, गर्भाशय में दोबारा डाल दिया जाता है जी। इसको IVF बोलते हैं। जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने।
तो जो लोग आईवीएफ को अपनाते हैं उनके सामान्य कारण क्या होते हैं? देखो, इसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो जैसे लेडीज हैं जी, उनको इस तरह की बीमारी है कि अंडे ठीक से बनते ही नहीं है। आजकल जैसे पीसीओ की बीमारी है जो शुरू हो जाती है, उनके अंडे अपने आप इस जरिए नहीं होते कि वो अपने आप बच्चा पैदा कर पाए। जी, कई लोगों में गर्ल्स में हार्मोन्स कम होते हैं, जिसको WHO टाइप 1 बोलते हैं, उनकी बच्चेदानी भी विकसित नहीं होती जी, तो, और हार्मोन लेवल कम है, उनको ये जरूरत है जी। और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल बोलते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, कि अंडे बनने ही बंद हो जाते हैं। फिर एक सबसे जरूरी चीज है, जिनकी महिलाओं की ट्यूब काम नहीं करती है जी, वो ट्यूब ब्लॉक हो गई हैं, निकाल दी हैं, इन्फेक्शन से खराब हो गई हैं, तो उनके बच्चे अपने आप नहीं होते, हमें आईवीएफ से करने पड़ते हैं। जी। फिर मेल साइड से, मर्दों की तरफ से भी अगर शुक्राणु कम है और उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो कम मात्रा में है, तो फिर आईवीएफ से उसकी संभावना ज्यादा होती है बच्चा पैदा करने। जी। तो आदमियों की अगर बात करें तो उनका ये है बस शुक्राणु कम होता है तो ये परेशानी आती है। बिल्कुल, शुक्राणु होते नहीं है, बाहर नहीं निकलते हैं और आते ही नहीं है, और या फिर आजकल जैसे मेल लोग हैं ये जिम जाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, उससे बहुत सारे शरीर में असर होता है। जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, उससे शुक्राणु कम हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें शुक्राणु कम है। तो हमें आईवीएफ के लिए टोटल 1 मिलियन काउंट हो वो भी बहुत है, या कई बारी 8-10 शुक्राणु भी मिल जाएं तो हम उससे आईवीएफ में बच्चा पैदा कर सकते हैं। जी 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 जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है चाहत चौक। मैं हूँ शर्मिला। हमारे साथ प्रोग्राम में हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना नरोला जी, जो हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं। अगर आईवीएफ से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप जरूर कॉल कीजिएगा, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080। और अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है चाहत चौक प्रोग्राम में। कहिए आपका क्या सवाल है? जी मैडम जी, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। हाँ नमस्कार जी। मैडम एक सवाल था मेरा, वैसे 2 सवाल हैं। जैसे कि जी सर, लड़का या लड़की, पुरुष या औरत कितनी उम्र तक आईवीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं? के लिए अब सरकार ने ये सीमा कर दी है कि जिसकी भी लेडीज की उम्र 50 या 55 के करीब है, उसके बियॉन्ड वो बच्चा नहीं पैदा कर सकते। और अगर आदमी की उम्र 60 से ऊपर है उनको भी नहीं करना है, क्योंकि अगर इतनी उम्र में आप बच्चा पैदा करेंगे तो आप उसका ध्यान रखने लायक भी नहीं होंगे जब बच्चा बड़ा होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी वीरता की बात नहीं है कि 70 साल पे बच्चा पैदा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार ने भी ऐसी गाइडलाइंस दे दी हैं। जी, वैसे मैं सवाल को आगे बढ़ाती हूँ कि क्या उम्र सीमा होनी चाहिए? एक डॉक्टरी हिसाब से भी आईवीएफ की क्या उम्र होनी चाहिए? मतलब महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी, दोनों के लिए कौन सी उम्र एक सही उम्र होती है? उसके बाद मतलब हमें सोच लेना चाहिए कि आईवीएफ भी नहीं करा सकते। देखो ऐसे है, जो अगर महिला को अपने अंडे इस्तेमाल करने हैं जी, तो 35 या 38 साल के बाद अपने अंडे भी नहीं बनते हैं। जी जी। तो अगर अपने अंडों से आईवीएफ करवाना है तो 38 साल से पहले ज्यादा चांस है कि वो अपने अंडे बना पाएगी और अपने अंडों से बच्चा कर पाएंगी। अगर ये उम्र निकल गई, 40 के लगभग हो गई, तो फिर आपको एग्स अपने नहीं, डोनर एग्स लेने पड़ते हैं, किसी और के अंडे से बच्चा पैदा करना पड़ता है। जी जी। तो अपनी उम्र के हिसाब से 38 से पहले ऑलमोस्ट 35 तक भी अगर बच्चा पैदा कर ले तो अपने अंडों से वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। जी, ओके। सवाल और था जी। हाँ हाँ, पूछिए सर। जैसे कि पहले के टाइम में हमारी माता बहन होती थी जी, इनको बच्चे नहीं होते थे, उनको बांध के दिया जाता था जी, और बहुत दुखी और परेशान जिंदगी व्यतीत करती थी। क्या उनमें भी कुछ शुक्राणुओं की कमी होती है, जैसे इंसान में शुक्राणुओं की कमी होती है और बच्चा नहीं रखे? लेडीज में भी ऐसे सिस्टम होते हैं? ये सवाल है जी।
थैंक यू सर। और डॉक्टर साहब अभी आपके सवाल का जवाब देंगी सर, आप रेडियो पे सुनिएगा। जी मैम। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, गोभी शर्मिला जी। देखो, शुक्राणु की कमी जैसे आदमियों में होती है, ऐसे औरतों में भी अंडे ना बनने की इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसमें अंडे अपने नहीं बनते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अंडे होते हैं जो मैच्योर नहीं होते हैं, या फिर अंडे बनते ही नहीं है, गर्भाशय और अंडेदानी दोनों बहुत छोटी है। ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से आईवीएफ हमें करना पड़ता है। और लेडीज में ट्यूब का हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है। अगर ट्यूब ठीक नहीं है, उसमें इन्फेक्शन है, टीबी का इन्फेक्शन है, कोई और इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी अपना बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो उसलिए भी आईवीएफ होता है। जी मैम। तो मैम ये क्या एक ही ट्यूब होती है औरत के अंदर, या 2 या 4 ट्यूब होती हैं, जो कि मतलब कैसे होता है ये ट्यूब वाला सिस्टम? देखो, ऐसे है, हर औरत में 2 ट्यूब होती है जी। 1 बच्चेदानी है और 2 अंडेदानी है जी। तो अगर आपकी एक भी ट्यूब काम करती है तो आप बच्चा कर सकते हैं नॉर्मल वे से। हाँ जी। नॉर्मली अंडेदानी ऑल्टरनेट, कभी राइट साइड की कभी लेफ्ट साइड की अंडे बनाती है, और ट्यूब के जरिए वो अंडे अंदर आते हैं, और फिर कंसेप्शन जो कि होती है वो ट्यूब के अंदर ही होती है, बच्चा वहीं बनना शुरू होता है, और बनने के बाद फिर वो बच्चेदानी में शिफ्ट होता है। तो ट्यूब का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। जी, बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छे से बताया आपने डॉक्टर वंदना नरूला जी। दोस्तों, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। दूसरा नंबर मैं बताना चाहूंगी, आप अभी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए IVF के बारे में सवाल पूछने के लिए नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। तो 2 नंबर है हमारे पास में, आप कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 11:15 हो चुके हैं और अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी सर, आपका कॉल लग गया है, बताइए आपका क्या सवाल है? जी को नमस्कार करता हूँ। मैं मैडम ये पूछ रहा था कि ये जो अभी बच्चों के बारे में बताया कि वो जिम जाते हैं और क्या लेते हैं, उनके बारे में क्या था, ये समझ नहीं पाया मैं। जी देखो, ऐसे है, ये आजकल देखा गया है कि बहुत बच्चे जिम जाते हैं और प्रोटीन पाउडर लेते हैं। वो प्रोटीन पाउडर में कईयों में इस तरह की चीजें हैं जिसको क्रिएटिन बोलते हैं जी, या एक्स्ट्रा वे प्रोटीन हैं, वो ज्यादा मात्रा में लेने में आपके शरीर को, किडनीज को असर करती हैं जी, और उनसे शुक्राणु कम हो जाते हैं। हाँ जी। तो बच्चे जो बहुत रेगुलर वे से प्रोटीन लेते हैं, उनको वो ध्यान रखना है कि जो आप पाउडर ले रहे हैं उसमें क्रिएटिन और स्टेरॉइड्स ना हो। क्योंकि स्टेरॉइड्स इसलिए लेते हैं कि उनको बॉडी बिल्डिंग करनी होती है जी, लेकिन वो शुक्राणु के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो ये चीजें बच्चों को बाद में समझ लगती हैं जबकि शुक्राणु बनने कम हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सवाल करने के लिए। थैंक यू जी। दोस्तों, अभी फिलहाल 11:16 हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में है डॉक्टर वंदना नरूला जी, जो हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो समय कम है, फटाफट से कॉल कीजिएगा, अपने सवाल इस प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। मैम, अगला सवाल जानना चाहेंगे कि IVF क्यों अपनाते हैं और इसके सामान्य कारण क्या होते हैं? मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है कि अपने अंडे नहीं बनते हैं ठीक से, कम बनते हैं या बिल्कुल भी नहीं बनते हैं जी, या फिर ट्यूब ठीक काम नहीं करती है। कई बारी बच्चेदानी में दिक्कत होती है, बच्चेदानी 2 मुही होती है, बाइकॉर्नुएट बोलते हैं, उसमें पॉलिप हैं। ये सब में हम अपने आप कंसीव करते नहीं है या करके खराब हो जाते हैं। और दूसरा, मेल्स में जो शुक्राणु की कमी है, जो कई ऐसे मेल्स हैं जिसमें शुक्राणु बनते ही नहीं है। तो इन सब कारणों में IVF की मदद से आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। जी मैम, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि IVF में अंडाणु और शुक्राणु को कैसे मिलाया जाता है?
देखो, अंडाणु जब हम बाहर निकाल लेते हैं, जब हम इंजेक्शन के जरिए 10 या 12 अंडाणु बनाते हैं और शरीर से निकाल लेते हैं, तो हमारे एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है जी। वो आईवीएफ में बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। उनको फिर वो अंडाणु को जो हस्बैंड के शुक्राणु से मिलाने का काम एक टेस्ट ट्यूब में किया जाता है जी। तो उस टेस्ट ट्यूब में फिर वो बच्चे बनने शुरू हो जाते हैं जी। और कई बार तो शुक्राणु इतने कम हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। उस केस में एक प्रोसीजर है जिसको हम ICSI बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जी, जिसमें एक एक अंडे को माइक्रोस्कोप में पकड़कर उसके अंदर एक एक शुक्राणु डाला जाता है पिपेट से। तो हमारे पास 1 या 2 शुक्राणु भी हों तो हम ICSI के जरिए वो बच्चा उनका बना सकते हैं और वो आगे सक्सेसफुल पेरेंट्स बन सकते हैं जी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छे से बताया डॉक्टर वंदना नरूला जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है चाहत चौक। हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना नरूला जी, जो हमारे सवालों के बहुत ही अच्छे से जवाब दे रही हैं। मैम, अगला सवाल होगा कि आईवीएफ में सफलता की संभावना वो कितनी होती है? देखो, हर सेंटर की अपनी संभावना के रेट होते हैं। जो बहुत अच्छे सेंटर हैं उसमें नॉर्मली जो है 30 से 40% रेट होता है, जिसमें कि हम बोलते हैं टेक होम बेबी रेट जी। बहुत सारे आईवीएफ में जब आप बच्चे शुरू होते हैं, चांस है कि वो पूरा टाइम नहीं पहुंचते, अबॉर्शन भी हो जाती है उनकी जी। तो हमारे पास टेक होम बेबी रेट बाय एज बोलते हैं। अगर किसी ने अपना आईवीएफ 35 साल की उम्र से कम कराया जी, तो चांस है कि वो 35 से 37% चांस है कि वो बच्चा पैदा हो जाएगा। अच्छा, अगर वो उम्र 37 हो जाती है तो टेक होम बेबी रेट ऑलमोस्ट 30 या 33% हो जाता है जी जी। और 40 साल की उम्र पे आप अगर बच्चा पैदा करते हैं तो वही बेबी रेट कंसीव करने का 23 से 27% है जी। और 40 साल की उम्र में अगर आप ट्राई करते हैं तो टेक होम बेबी रेट 13 से 18% ही रह जाता है। तो इसलिए एज फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं आपको कह रही थी जी जी। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही अच्छे से बताया। तो क्या मतलब कोई भी महिला या पुरुष है, उनको किस उम्र तक अपने सारे टेस्ट वगैरह करा लेने चाहिए कि आईवीएफ मतलब जो है इसका फ़ायदा वो उठा सकें? तो मतलब अगर किसी ने डॉक्टर के पास गए, बच्चा करना चाहते हैं, तो ये टेस्ट कब तक कंप्लीट करवा लेने चाहिए? और अगर उसमें से कुछ भी कमी लिखे तो कब तक डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए जल्दी से जल्दी? देखिए, आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग शादी लेट करते हैं जी। तो 30 साल पे तो ऑलमोस्ट सब लोग शादी करते हैं, सबको करियर बनाना होता है जी जी। फिर उसके बाद वो 2-3 साल वेट करते हैं कि हो जाएगा या नहीं होगा, और फिर डॉक्टर के पास अप्रोच करते हैं। हम जी चाहते हैं कि अगर किसी की शादी 30 या 31 साल में है तो 1 साल तक अगर आप ट्राई कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास जाके सलाह लीजिए। चांस है कि वो सब कुछ ठीक भी होगा, पर आपकी तसल्ली होगी कि आपको कोई और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप 32-33 साल में जाते हैं और प्रॉब्लम मिलती है तो उसको ठीक करने में भी डॉक्टर को 6 महीने से 1 साल लग जाता है। तो जितनी उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत टाइम वेट नहीं करना है। हम सबको यही बोलते हैं कि करियर आपका है बहुत जरूरी, लेकिन बच्चे जब तक आप चाहेंगे कि 35 या 36 साल में पैदा करें तो शरीर साथ नहीं देता है तब तक जी जी जी। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपना जो भी है जल्दी से जल्दी शादी के 1 साल तक वेट करके, और जिसकी शादी जल्दी हो जाए 25-26 साल में, वो 2-3 साल वेट कर सकते हैं कि नॉर्मल तरह से हो रहा है, नहीं तो डॉक्टर की सलाह लीजिए जी जी। बहुत अच्छा मैम। दोस्तों, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अभी लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, अपने सवाल करने के लिए, आईवीएफ के बारे में जानने के लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078, यानी 9873551078। मैम, अगला सवाल होगा कि जब हम आईवीएफ करवाते हैं तो उसमें कितने भ्रूण गर्भाशय में डाले जाते हैं?
देखो ऐसे है, क्योंकि आईवीएफ की सक्सेस रेट होने के लिए हमें बहुत सारे अंडे बनाने पड़ते हैं। कम से कम 8-10 अंडे अगर हम बनाएंगे तो आईवीएफ की सक्सेस रेट ज्यादा होगी जी। तो अगर किसी के 10 अंडे बने हैं, जरूरी नहीं है कि सबके सब बच्चे में तब्दील हों। चांस है कि 6 या 7 ही बच्चे में तब्दील होंगे नॉर्मल तरह में। तो उसमें से हम एक बार में कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 को डाला जाए जी। क्योंकि अगर एज के हिसाब से हमने एक ही डाला, जैसे कि बाकी कंट्रीज में ट्रेंड है, और वो नहीं चला तो फिर वो हमारा मिशन फेल हो जाता है। और हमारे कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, सबको अपनी जेब से पैसे खर्च के कराना पड़ता है और इसकी कोई रीइंबर्समेंट भी नहीं होती है जी। तो हमें चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंसीव कराएं, तो कम से कम 2 भ्रूण हम हमेशा डालते। जी जी बिल्कुल। कि जो बच जाते हैं उनको हम विट्रीफाई फ्रीज करके भी रख सकते हैं। सपोजिंग आपके वो 2 बच्चे डाले और नहीं कंसीव हुआ तो अगले साइकिल में आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। उसमें आपका सिर्फ जो भ्रूण है उसकी लाइनिंग बना के जो बच्चे हैं उनमें से 2 दोबारा डाले जा सकते हैं। तो ये एक मिथ है कि हर बार आपको इंजेक्शन लेके ही बच्चे बनाने हैं। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है जी, उसके जरिए जो बच्चे आपके डाल दिए और ज्यादा बने हैं तो उनको फ्रीज करके विट्रीफाई करके रखा जा सकता है। तो ये दोबारा वाली प्रक्रिया कितने दिन बाद होती है और क्या मतलब जब एक बार भ्रूण डाले जाते हैं तो कुछ जैसे कि जो भी महिला है उसके लिए कुछ परहेज वगैरह बताए जाते हैं क्या, और जो सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं? देखो ऐसे है, एक बार डाल दिए और कई बार तो वो चलते हुए शुरुआत ही नहीं होती प्रेगनेंसी की। दूसरा है कि होके खराब हो जाते हैं। दोनों प्रक्रिया में हमें कुछ टेस्ट चाहिए होते हैं कि क्यों नहीं बच्चा रहा, कोई बच्चेदानी में दिक्कत तो नहीं है भ्रूण में, तो उनमें हम कई बारी हिस्ट्रोस्कोपी एक तरह का दूरबीन बच्चेदानी में डाल के देखते हैं कि बच्चेदानी के अंदर ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है, कोई पॉलिप है या कोई सेप्टम है जिसकी वजह से बच्चे नहीं चले हैं या खराब हो गए हैं, या कुछ और तरह का ब्लड में इंफेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे नहीं चले हैं। तो हमेशा 1-2 महीने का गैप देके ही हम दोबारा करते हैं क्योंकि लाइनिंग को दोबारा बनाने में टाइम लगता है। तो 1 या 2 महीने का बीच में गैप देके ही दोबारा प्रक्रिया की जाती है। जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम आपने। दोस्तों आज हमारे साथ प्रोग्राम में है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना नरूला जी और ये लाइव प्रोग्राम है। आज है 27 जनवरी 2025। समय की बात करूं तो 11:26 हो चुके हैं, सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। अभी आप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और IVF से जुड़े हुए कोई भी सवाल जानना चाहते हैं तो कॉल जरूर कीजिएगा। डॉक्टर वंदना नरूला जी, अगला सवाल होगा कि IVF के दौरान क्या हार्मोनल दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है? अगर हाँ तो क्यों, और क्या यह सुरक्षित होती है? हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हार्मोन्स की दवाइयों का ही इस्तेमाल करके हम अंडे बनाते हैं और ये बिल्कुल सेफ हैं क्योंकि आजकल जो दवाइयां हमारे इंजेक्शंस आते हैं वो रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस हैं जो लैब में प्रोड्यूस होते हैं। पुराने जमाने में हमारे पास मेनोपॉजल हार्मोन होते थे कि जो लेडीज जिनके पीरियड बंद हो गए, हार्मोन लेवल ज्यादा है, उनसे टीके बनते थे, उनकी सेफ्टी इतनी नहीं थी। तो रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस हमारे पास हैं और उनकी सेफ्टी ज्यादा है, थोड़े से महंगे हैं लेकिन बेहतर काम करते हैं। और हमें IVF की सक्सेस के लिए कम से कम 8 या 10 अंडे बनते हैं तो सक्सेस का रेट ज्यादा होता है। नॉर्मल तरह से 10 अंडे आप नहीं बना सकते चाहे आप कितनी भी दवाई ले लो, इसीलिए इंजेक्शन का सहारा लेके करना पड़ता है और ये इंजेक्शन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। ये चीज जानना बहुत बहुत जरूरी है। लोगों की जो ये धारणा है कि IVF के इंजेक्शन नुकसान करेंगे, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते। पर बात यह है कि आप प्रॉपर IVF स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वही आपको अल्ट्रासाउंड रोज करके देख के कितने अंडे का साइज है, कितने इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है करेंगे। ऐसे कहीं और आप जाके किसी क्वैक के पास या घरेलू डॉक्टर से ये इलाज करेंगे तो उसका नुकसान ज्यादा होगा। जी जी, डॉक्टर वंदना नरूला जी। मैम, IVF के दौरान कोई जोखम या दुष्प्रभाव हो सकते हैं क्या? देखो, हमारी तरफ से डॉक्टर बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते कि दुष्प्रभाव हो, लेकिन
क्या होता है कि ये भी एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें हमें बेहोशी दे के अंडे बाहर निकालना है। तो बेहोशी के अपने साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत तो होते ही हैं। जैसे आप कोई ऑपरेशन कराने जाओ, आपको कहते हैं कि आप इस तरह की कंसेंट साइन करो, तो वो जरूरी होती है। इसी तरह बेहोशी में करते हैं। फिर अंडे, क्योंकि हम उसको नीडल से बाहर निकालते हैं, एक तरह की सुई से निकालते हैं, और जबकि हम एसेप्सिस बहुत मेंटेन करते हैं कि इन्फेक्शन नहीं हो, पर चांसेस हैं कभी कभी इन्फेक्शन हो जाए उस जगह पे, थोड़ी ब्लीडिंग भी हो जाती है जब अंडे निकालते हैं। तो ये ही चीजें हैं बस जो हमें ज्यादा ध्यान रखना है। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया मैम। आज के प्रोग्राम का ये लास्ट सवाल होगा, और जो सवाल बचे हैं अगले प्रोग्राम में लेंगे मैम। अगर आईवीएफ में सफलता हो जाए तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जब आईवीएफ की सफलता हो जाए तो आपके डॉक्टर आपको दवाइयां जो आपकी चल रही होती हैं उनको 3 महीने तक कंटिन्यू करते हैं जी। आपको कुछ हार्मोन के इंजेक्शंस जो बच्चेदानी से बच्चा ठीक रहे और अबॉर्शन के चांस कम करे, वो दवाइयां भी लेनी पड़ती हैं। कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती, ये जानना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि 3 महीने हमने काम नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा नॉर्मल तरह से काम करिए, लेकिन थोड़ी प्रिकॉशन लेके, लंबा सफर नहीं करना, आपको दचके नहीं लगने, आपस का परहेज रखना है, ये चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। टाइम पे अपनी दवाई इंजेक्शन लगानी है, टाइम पे डॉक्टर की सलाह लेनी है, टाइम पे अल्ट्रासाउंड करा के देखना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर इस तरह 3 महीने निकल जाएं तो दवाइयां और कम हो जाती हैं और फिर पूरा 9 महीने तक आप नॉर्मल तरह से जैसे प्रेगनेंसी होती है वैसे ही कर सकते हैं। तो क्या मैम, जैसे जब 3 महीने आराम से निकल जाते हैं तो उसके बाद नॉर्मल टीकाकरण वगैरह या ये नॉर्मल सारी चीजें होती है, तो क्या उसके बाद भी काफी सारी मतलब ध्यान रखा जाता है उस बंदे का जो गर्भवती महिला है? देखो 3 महीने निकल जाए, 3 या 3.5 महीने, और जो पहली बार हम आईवीएफ कर रहे हैं जिसका कोई बच्चा खराब नहीं हुआ है, तो हम ऑलमोस्ट दवाइयां और टीके बंद करके नॉर्मल तरह से जो टेटनस के टीके होते हैं या आयरन कैल्शियम की दवाई है उस पे रख सकते हैं। पर कुछ बारी में हम आईवीएफ की पहले सफलता नहीं होती, 2-3 बच्चे वो अबॉर्ट कर चुके होते हैं, नहीं चलते, उन कंडीशन में फिर हम इंजेक्शन ऑलमोस्ट 8-8.5 महीने तक, जिस हेपरिन इंजेक्शन बोलते हैं, वो लगाते रहते हैं ताकि ये बच्चा ठीक चलता रहे। तो ये डिपेंड करता है कि आईवीएफ आपका पहले है या आईवीएफ फेलियर के पेशेंट्स हैं जो दोबारा कंसीव करने हैं, उसमें प्रिकॉशंस और रिस्क थोड़े से ज्यादा हमें ध्यान रखना पड़ता है। जी, थैंक यू मैम समय निकालने के लिए और इतने अच्छे से आईवीएफ की जानकारी हमें देने के लिए, हमारे श्रोताओं को समझाने के लिए। अभी हमारे सवाल काफ़ी बचे हुए हैं तो इसका पार्ट 2 करेंगे और उसमें और सवालों के जवाब भी लेंगे। थैंक यू वंदना नरूला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़कर और सवाल जवाब का देके, ताकि लोगों को आईवीएफ के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं, धारणाएं हैं, वो सब हम क्लियर कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी, जो हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं उनको कहना चाहेंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि एक उम्र होती है, उस उम्र में कैसे आईवीएफ का रेट भी कम होता चला जाता है, तो समय रहते ही अपना इलाज कराएं। अगर आपको अपना परिवार बढ़ाना है तो टाइम रहते ही इसका ध्यान रखें। और जो भी आपके सवाल हैं, अगली बार फिर से डॉक्टर वंदना नरूला जी हमारे साथ जुड़ेंगी। अगर आईवीएफ से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं तो सवाल जरूर कीजिएगा, और आप अपने सवाल व्हाट्सएप नंबर पे लिख के या रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408। ये गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का व्हाट्सएप नंबर है, जिसपे कि आप आईवीएफ से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं लिख के जरूर भेजिएगा। इस प्रोग्राम का फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। ये प्रोग्राम आप शाम को रिपीट में सुन सकते हैं 7 बजे आज ही, तो जरूर इस प्रोग्राम को सुनिएगा। अपने सवाल जरूर नोट कराइएगा, अपनी भ्रांतियां अगर आपके मन में कुछ आ रही है तो वो भी जरूर नोट कराइएगा कि आपके सवालों के जवाब मिल जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे श्रोता इस प्रोग्राम में जुड़े, अपने सवाल रखे, और जो सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रोग्राम में थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना नरूला जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। तो एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहेंगे मैम को। और अभी फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। अब ना बातें होंगी चुप चुप क्यों ना आज कहते हो, क्यों ना आज कहते हो कि सुन लो, कि सुन लो,
कि सुन लो गुड़गांव की आवाज, क्यों नाराज रहते हो, कि सुन लो गुड़गांव की आवाज, क्यों नाराज कहते हो। डॉक्टर से मुलाकात होगी, रहेंगी संग नर्स बहना बहना बहना। ओ नाम है जिजकू न पिया जिजकेंगे, चाहती चौकी है जाना जाना जाना। सब सुनाएंगे अपनी कहानी।